क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2025 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गणित के 2023 से 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया था और 2024 में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 2025 का ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हों तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। ऑप्शन ए है बड़ी, बी है बराबर, सी है छोटी और डी है विपरीत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है छोटी। छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ बना करके। ये त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पे ये जो कोण है ना AC, ये बड़ा है तो इसके सामने की जो कोण है ये देखिए बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी है। और वैसे देखेंगे तो जो AB है ये थोड़ा छोटा है, तो इसी हिसाब से इसके सामने का जो ये कोण है C, ये थोड़ा छोटा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बड़ा जो है वो AC है, तो इसका कोण जो B है, इसके सामने का कोण यही तो है, तो ये C कोण से बड़ा है। तो यही है, छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। योग का तत्समक अवयव है। तो योग का अवयव जो तत्समक है योग का वो 0 है। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। अब इसमें दो चीज़ आता है, जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो वही संख्या का माइनस वाला हो जाएगा और निगेटिव में, और जब तत्समक पूछेगा तो 0 होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4 है। अब 4 को अब इसमें 4 घटाएंगे या फिर ऐसे देखिए 4 को 4 में जोड़ देंगे -4, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो ये -4 होगा ये योगात्मक प्रतिलोम है और योगात्मक तत्समक है 0। तो यही इसमें पूछा है, योग का जो तत्समक अवयव है वो 0 है और जो योगात्मक प्रतिलोम है वो -4 है। और इसी संख्या में -1 से गुणा करने पर ये योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। अरे 4 में -1 से गुणा किए हैं तभी तो ये -4 प्राप्त हुआ है। 4 एक संख्या थी, इसमें मैंने -1 से गुणा कर दिया तो -4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और -4 को, ओरिजिनल संख्या 4 और इसमें जोड़ दिया -4 को, तो 0 प्राप्त हो गया। अब ये 0 कहलाता है योग का तत्समक या योगात्मक तत्समक, और -4 कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम। इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा, ये पूछता है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब तत्समक पूछे तो 0 और प्रतिलोम पूछे तो माइनस का वही वाली संख्या जो दिया रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 5xy² में x के गुणांक बताइए। तो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तीनों एक ही में दिया है, 5xy², जिसमें 5 के साथ x और y का मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो इसमें पूछा है x का गुणांक, तो x को छोड़ करके जो 2 बच रहे हैं यही इसके गुणांक है, यानी इन्हीं दोनों का इसमें गुणा हुआ है x में, तो 5y² बच रहा है ना। तो 5y² ऑप्शन बी में दिया है, यही सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। तो पढ़ाई है हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में कि कोई भी संख्या है, जैसे 4 को एग्जाम्पल लिए थे, उसमें -1 से जब गुणा करते हैं तो ये -4 प्राप्त होता है। ये -4 जो है योगात्मक प्रतिलोम है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो 0 जो है योगात्मक तत्समक है। तो यहाँ पे पूछा है कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, तो -1 से। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। परिमेय संख्या 6/-5, -7/6 और -7/-6 में कौन बड़ी है, सबसे बड़ी बताना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में केवल एक मान दिया है। तो कोई एक सबसे बड़ा है, तो ये निगेटिव में है, तो इसका मतलब ये छोटा है, ये भी निगेटिव में है, एक ही पॉजिटिव में है, ये भी निगेटिव में है, लेकिन दोनों के आगे माइनस है, 7 के भी अंश में भी हर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 7/6। तो यही बड़ी है सबसे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है -7/-6, यही सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि
अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है, एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। तो हम फार्मूला जानते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। नीचे से लिखिएगा कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो 1 मीटर को इसको क्यूब कर दीजिए, घन कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर को भी क्यूब कर दीजिए। तो ये 1 घन मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। इंग्लिश में लिखते हैं तो 1 मीटर क्यूब और हिंदी में लिखते हैं तो घन सेंटीमीटर। और जब इसका जब घन करेंगे तो ये 2 जीरो है ना, तो 6 जीरो हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं ना, 100 को 10 पे 2 घात और ओवरऑल इस पे 3 घात। तो जब ऐसे लिखते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो 10 पे 6 घात होगा। 10 पे 6 घात का मतलब 10 के आगे 1 के आगे 6 जीरो है ना। तो इसी ऐसे ही, या फिर आप 10 के घात में ना बदल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि जितना जीरो रहता है ऊपर, ये जितना घात रहता है ना, उतना से गुणा हो जाता है। यानी कि ये 2 जीरो है, 2 से इस 3 में गुणा होगा तो 6 होगा, तो 6 जीरो हो जाएगा। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यही पूछा था ना कि 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो मीटर के जगह पे यहाँ पे घन मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब के जगह पे सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो एक जो वर्ग है वो 25 सेंटीमीटर उसका मान है। मान लीजिए कि जैसे कि ये तो आयत बन गया, बराबर चारों भुजाएं होंगी ना। तो मान लीजिए कि इसकी भुजा है 25 सेंटीमीटर प्रत्येक का, 25 25 और 25। इसको जब 5 सेंटीमीटर वाले भुजा में कट करेंगे तो इसका जो यही तो छोटा छोटा पार्ट होगा। एक ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जिसका मान होगा, एक ये होगा 1 2 3 4, एक और ले लीजिए। तो मतलब छोड़िए इसको, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इसका जो एरिया है इसी को तो डिवाइड कर रहे हैं। पहले का 25 सेंटीमीटर है और इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े कटेंगे तो इसके एरिया का ही तो भाग कटेगा, यानी जो क्षेत्रफल का ही ना। तो पहले का बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा ना, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणे भुजा, तो 25 गुणे 25 बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर वाले नीचे से लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है कि 5 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो नीचे से लिखिएगा कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग काटे जा सकते हैं, या फिर काटे जाने वाले वर्गों की संख्या बराबर, तो 625 में भाग देंगे 25 का। तो ये 25 दूना 50, 12 और 5 आ गए 125, और 25 बचे 125, 25 बार में कट जाएगा, यानी कुल 25 वर्ग काटे जा सकते हैं 5 सेंटीमीटर वाले। और वैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस है 25, इसको 5 बराबर भागों में 5 में कटेगा ना। तो देखिए ये 5 1 2 3 4 और 5, और वैसे ये भी इसका भी डिस्टेंस है, चौड़ाई भी इसका 25 है, तो 1 2 3 4 और एक ये वाला 5। अब इसको भी खींच देंगे तो ये 25 भागों में कट जाएगा। ये मैं सिर्फ प्रूफ, मतलब आप काउंट करके देख सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार में समय जाएगा आपका, ऐसा मत कीजिएगा। बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये 25 में ही कटेगा। तो इसका एरिया निकाल करके बड़े वाले का छोटे वाले एरिया से भाग दे देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। टैली चिन्ह लगा करके बारंबारता बस निकालना है, इसमें माध्यिका वगैरह नहीं निकालना है। क्योंकि ये ना 8वें में पूछा है ना, तो 6 से लेकर 11 तक अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के। तो 1-1 नंबर में आपसे बहुत बड़ा नहीं पूछा है, बहुत बड़ा पूछेगा नहीं, बहुत छोटा ही पूछा है।
और इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों को लिखने पर 5 5 5 2 बार आया है, फिर 6 1 बार, 8 3 बार आया है, और फिर 13 2 बार है। तो ऐसे लिख लिया आरोही क्रम में। अब यहाँ से लिखेंगे, इसको चार्ट बनाइए। एक में संख्या, एक में टैली चिन्ह और एक में बारंबारता। तो पहले वाले में संख्या लिख लेंगे और इसमें बारंबारता, ये टैली चिन्ह। अब संख्या है 5 है, तो 5 कितनी बार आई है, इसकी बारंबारता 2 है, और 6 का बारंबारता 1 है, 8 का बारंबारता 3 है, और 13 का बारंबारता 2 है। अब टैली चिन्ह इसका बनाएंगे तो 2 का टैली चिन्ह बनता है 2 खड़ी लाइन, 1 है 1 खड़ी लाइन, और 3 का 1 2 3, 2 का 1 2, बस इतना ही करना था, एक नंबर आपको मिल जाएगा। और मैं टैली चिन्ह आपको 1 से 10 तक बता देता हूँ। 1 के लिए होता है 1 खड़ी लाइन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 1 2 3 4, और 1 ऐसे लिख करते हैं। और 6 के लिए फिर से आप बढ़ाते जाइए, 5 1 2 3 4, ये 5 और 1 बढ़ जाएगा। और फिर 6 के लिए हो गया, 7 के लिए इसी में एक और बढ़ जाएगा, 7 हो गया, ये 8 है, ये 9 है, और फिर 10 के लिए फिर से इसको 4 वाले को मिला देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टैली चिन्ह 1 से 10 तक हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा ऐसे, और जो बारंबारता आगे तक जाएगा ना तो ऐसे बना देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। व्यंजक 5x² + 7xy + 8z + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10 को सरल कीजिए। बहुत बड़ा दिया है तो आपको देख के घबराइएगा मत, ये बहुत ही आसान है। ऐसा लग रहा होगा ना कि कहीं एक पास करेंगे समान वाले को, उसमें से कुछ कॉमन होगा, आगे जाके किसी का फार्मूला बनेगा, फिर वो छोटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ईजी है। ये आपके ना डीएलएड में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखिए जो समान वाले हैं ना, x² वाला यहाँ है और यहाँ है, तो इसको एक पास कर दीजिए, या फिर जुड़ रहा हो तो जोड़ दीजिएगा, घट रहा होगा तो घटा दीजिएगा। और वैसे XY वाला यहाँ है और यहाँ है, तीन जगह है XY वाला, Z वाला 2 जगह है, तो इनको जोड़ देंगे। और ये अचर जो पद है केवल एक ही है, -10, बस आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 5x² + 7xy + 8z + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10। अब 5x² यहाँ है और 7x, ये माइनस वाला ज़्यादा है तो 7 में से 5 चला जाएगा तो -2x², क्योंकि इसका मान ज़्यादा है और इसके पहले माइनस का चिन्ह है। और वैसे ही xy यहाँ है 7 और 3 10, क्योंकि दोनों प्लस में है और ये माइनस है, 10 में से 2 जा 8, तो माइनस नहीं प्लस वाला ज़्यादा है ना, तो +8xy। अब z वाला को देखिए, +8z यहाँ है और -6z यहाँ है, तो 8 में से 6 जा 2, और प्लस वाले का मान ज़्यादा है तो +2z। अब ये सब हो गया, बस एक ही बच रहा है -10, तो -10, बस एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 10। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें सभी पूर्णांक और भिन्न शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1/2 और 4। जो परिमेय संख्या होता है उसे कहते हैं जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में। p/q के रूप में है ना, इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। जो भी आप m/n के रूप में, जिस भी साइन को आप लिखना चाहें, वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो नीचे जो हर होगा उसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वो अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए नीचे वाला जो हर होता है ना, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 1/2 है, नीचे वाले का मान है,
और 1/2 भिन्न के रूप में है ना, तो ये परिमेय संख्या है। 4 है तो 4 जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी भिन्न होते हैं, क्योंकि इसको हर जो भी संख्या दिया रहेगा, हर नहीं दिया रहता है तो उसको 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी तो PYQ के रूप में लिखा गया, तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो ये इतना आप लिख दीजिएगा अगर पूछता है तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, A पे 5B माइनस AB पे 5 के गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे A पे 5, A पे 5 घात, B माइनस AB पे 5 घात। इसका गुणनखंड सबसे पहले AB दोनों में से कॉमन होगा, AB तो A पे 4 और माइनस B पे 4 बच जाएगा। अब AB फार्मूला हम लोग जानते हैं कि A² माइनस B², इसको दूसरा कोई वेरिएबल ले लेते हैं। x² माइनस y² के बराबर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई। तो इसी फार्मूले पे ये A² का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको A² का होल स्क्वायर माइनस B² का होल स्क्वायर। तो A² x² माइनस y² के में इसको जब विस्तार करेंगे तो ये होगा AB, एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिएगा, और दूसरे वाले में A² माइनस B²। अब AB A² प्लस B²। अब ये फिर ये इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे, तो एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B। यही इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लघु त्रि का पहला क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप, समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC ये तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होंगी उसको समबाहु त्रिभुज करेंगे। यहाँ पे इसका जो परिमाप है 18 सेंटीमीटर है, तो लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, भुजा को हम A से दिखा रहे हैं यहाँ पे 18, तो A बराबर 3 से कैंसिल हो जाएगा 18, 3 छके 18, 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है √3/4 इंटू A²। A मतलब भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 और A है 6, तो 6 से जब 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, 9 12 में, तो 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सही आंसर है। क्षेत्रफल पूछा था, निकल गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। अंश तथा हर दोनों में 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कंडीशन जो दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो माना अंश x है, माना अंश बराबर x, तो इसलिए हर बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, हर बराबर x प्लस 1, तो भिन्न होगा x/x प्लस 1। अंश आगे दिया है, अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो इसलिए ये तो भिन्न हो गया, भिन्न बराबर इतना। अब प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया है कि अंश और हर में से 1 घटा देंगे तो उसका मान 1/2 के बराबर हो जाएगा, तो x-1/x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 1/2। ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ऐसे गुणा कर दीजिए, 2x माइनस 2 होगा, क्योंकि x माइनस 1 है ना हर में, इसमें 2 से गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा तो, और इधर केवल x बचा, तो बराबर x, 2x माइनस 2 इक्वल टू x। अब ये x इधर आएगा, पक्षांतर कीजिए, 2 को उधर भेजिए, तो ये माइनस इधर 2x माइनस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, यही सही आंसर होगा। तो क्या पूछा था इसमें, भिन्न ज्ञात के, सॉरी भिन्न निकालना है ना। अब इस x के मान को भिन्न में रख दीजिए, समीकरण 1 इसको बना सकते हैं, तो लिख दीजिएगा यहाँ समीकरण 1 से
भिन्न बराबर x अपान x प्लस 1 इक्वल टू 2 अपान 2 प्लस 1 3। ये इसका सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है यहाँ पे गिवन x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 और निकालना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको दोनों पक्षों का स्क्वायर कर वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पहले वाले को इसको समीकरण 1 बना लीजिए। इसी के दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे साइड में 3 है तो 3 3 का 9। अब इसको पहले वाले साइड को स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले पे इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, मतलब विस्तार कर रहे हैं। तो 2ab होता है ना, तो x a है और b है 1 अपान एक्स इक्वल टू 9। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब इस 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो उधर जाएगा नहीं, इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 घट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। यही इसका सही आंसर है। सही क्या मतलब आ गया इसका आंसर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सब दिया है सेंटीमीटर में सबकी वैल्यू, और पूछ रहा है घन मीटर में, तो शुरू में ही चेंज कर लीजिएगा सबको मीटर में, आसान रहेगा। उसके बाद जब आयतन निकालेंगे तो वो घन मीटर में आएगा ही। तो लिखिएगा एक घनाभ का, यानी घनाभ की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर अपान 100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अपान 100 मीटर होगा, यानी 100 से भाग दे देंगे। तो इसमें 100 से जब भाग देंगे ना तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 0.8 होगा, तो इसको लिखेंगे 0.8 मीटर। वैसे ही घनाभ की चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। वैसे ही घनाभ की ऊंचाई बराबर 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और है, तो 120 सेंटीमीटर टोटल होगा, 120 सेंटीमीटर। इसको जब 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा 1 के बाद, यानी 1.2 मीटर। अब पूछा है घन का आयतन निकालिए, तो घन का आयतन बराबर नीचे से लिखिएगा, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ का आयतन है ना, घन सेंटीमीटर में, चूँकि सब अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो घनाभ है, घन नहीं है। तो 0.8 इंटू 0.4 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 32 2 स्थान पे दशमलव गुणे 1.2, इससे गुणा कर दीजिए 32 में 12 का पहले, 12 दूनी 24 के 4, 2 12 36 2 38, 384 आ गया। अब 3 स्थान पे दशमलव लग गया, 1 स्थान यहाँ पे है, 2 है यहाँ पे, तो ये घन मीटर, यही इसका आंसर है। यही पूछा हुआ था, घन मीटर में घनाभ का आयतन निकालिए, तो निकल गया। ये गुणा करना यहाँ नहीं लिखना है, आप मत लिखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 4th सेमेस्टर में मिलेगा। ये सब क्वेश्चन ना लघु 3 में ही 4th सेमेस्टर के मैथ में भी पूछा हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन सेम, बस वैल्यू चेंज है थोड़ा सा बस। तो इसको आरोही क्रम में सबसे पहले लिख लीजिए। आरोही क्रम दिए गए आंकड़े का बराबर शुरू है 4 से, 4 5 7 9, 9 के बाद 10 है, उससे बड़ा 11, फिर 12
15 और 16 देख लीजिए उतना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बार ना आरोही क्रम निकालने में ही कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, कोई संख्या छूट जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी इसमें है कुछ नहीं। तो 9 संख्या है ना, तो n बराबर 9 जो कि विषम है, यानी विषम बार आया है। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 में n+1/2 में पद का मान, वही माध्यिका होता है। तो 9/1/2 में पद का मान। अब 9 और 1 10/2 में पद का मान, और 10 ये 5वें पद का मान होगा, है ना, 5वें पद का मान। अब 5वें पद का मान कहाँ से निकालेंगे? जो आरोही क्रम में लिखे हैं 1 2 3 4 5, यही तो है 5वें पद में आ रहा है। तो यहाँ लिखिएगा 10, यही माध्यिका है। अगर जो ये सम बार आता, सम का जो फार्मूला होता है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। तो यहाँ पे तो विषम बार ही आया है ना, तो ये तो ठीक है, आसान है। इसका आंसर 10 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। यानी दो त्रिभुज जो इसमें दिया हुआ है, एक PQR और एक ABC, और सबकी वैल्यू दिया है, देखिए बराबर ही है। बस इसमें AB 3 के है, तो इसमें PR का मान 3.5 है, इसमें 3.5 AB का मान है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे सर्वांग सम है। सबसे पहले आप ना त्रिभुज बना लीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैं बना देता हूँ। अब इसी को, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है ना, तो इसी को एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया। अब एक का मान है, एक का मान आप लिख दीजिए ABC, दूसरे वाले का PRQ। अब यहाँ पे AB का मान दिया है 3.5, BC का मान 7.1 सेंटीमीटर और AC का मान 5 सेंटीमीटर। वैसे ही दूसरे वाले PQR में PQ का मान 7.1, तो PQ किधर है? PQ ये है 7.1 सेंटीमीटर, और QR का मान 5 सेंटीमीटर, इसका मान 5 सेंटीमीटर, और PR का मान 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए AB बराबर है PR के, और QR बराबर है BC के, और PQ बराबर है AC के। तो यहाँ पे लिखिएगा दिए गए त्रिभुज में AB बराबर PR और BC बराबर PQ और BC बराबर, BC तो हो गया ना, AC बराबर ये AC 5 के बराबर, यानी QR। तो ये साइड के अनुसार, साइड के अनुसार ये प्रॉपर्टी है सर्वांग समता की। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में। अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग समता का ये साइन है, दो बराबर करके ऊपर ऐसे टेढ़ा बनाते हैं। तो त्रिभुज PQR ये इसके सर्वांग सम है। त्रिभुज के सर्वांग सम होने के 5 नियम होते हैं कि अगर दो त्रिभुज दिया है, उसके तीनों साइड दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों साइड के भुजा के बराबर अगर जो है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब होगा कि वो उसका ढांचा जो है ना बिल्कुल एक ही जैसा होगा, उसका जो आकृति होगी, उसका स्वरूप जो होगा सेम होगा। तो साइड, पहला जो कंडीशन होता है साइड होता है। दूसरा होता है साइड एंगल मतलब कि दो भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के और एक कोण बराबर हो तब। और तीसरा
एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। और चौथा एंगल साइड, ये यानी चौथे में दो लगातार कोण बराबर हो और एक तीसरी भुजा बराबर हो, तब ये सर्वांग सम होगा। और पांचवा है राइट एंगल और साइड, यानी जो कोण होगा ये वाला, एक कोण होगा वो 90 अंश का होगा, एक कोई भुजा बराबर होगी और कर्ण का कंपलसरी है इसमें बराबर होना, और कर्ण भी बराबर होगा। तो ये है 5 जो नियम है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि साइड है तो एंगल क्यों नहीं है। तो एंगल इसलिए नहीं होता है क्योंकि साइड वाले में ही ये आ जाता है। ये साइड कब बराबर होगा, जब ये समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं दूसरे त्रिभुज के, और ये भी जब दूसरे त्रिभुज के सब बराबर होगा तो इसका एंगल भी तो सब 60 ही होता है, तो इसी में ये आ जाता है। इसीलिए एंगल का नियम नहीं होता है। तो ये 5 नियम हो गए। तो इसमें जो रूल लगेगा साइड वाला लगेगा, क्योंकि तीनों साइड के बराबर हैं दूसरे वाले त्रिभुज के, तो पहले नियम के अनुसार ये सर्वांग सम है। आप समझ गए होंगे आप ना, बाकी पढ़े होंगे आप ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो ये लंबाई और चौड़ाई दिया है और ऊंचाई भी दिया है, गहराई ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर है। तो ये घनाभ है, घनाभ का आयतन निकाल लीजिएगा। और चूंकि जानते हैं फार्मूला 1 मीटर घन मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी आता है। जैसे कि अगर जो कोई टब है 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो वैसे अगर जो जितना भी मान आएगा आयतन का, तो उतना मीटर क्यूब होगा, तो उतना मीटर में 1000 1 मीटर क्यूब में आएगा, तो जितना का मान आएगा आयतन, उसमें 1000 का जब गुणा कर देंगे तो पूरा पानी का मात्रा निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसको घनाभ का सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा यहाँ पे घनाभाकार जो हौज है, हौज पता है किसे कहते हैं? हौज जो पानी को इकट्ठा करने के लिए ना मध्यकालीन भारत में बनाया जाता था, जिसमें वर्षा का पानी और नहरों को पानी को इकट्ठा किया जाता था, बाद में उसको डेली यूज में लाया जाता, जैसे कपड़े धोने, बर्तन मांजने, नहाने के काम में उसका यूज़ में उसको लाया जाता था। तो वो उसी को हौज कहते हैं। वो बहुत बड़ा बड़ा होता था और इतिहास में पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत में ये प्रचलित था। तो लिखिए इसको, एक हौज की लंबाई बराबर 5 मीटर, हौज की चौड़ाई बराबर 2 मीटर और हौज की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। अब हौज का आयतन बराबर, तीनों को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि घनाभाकार है, तीनों का मान अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5 गुणे 2 गुणे 1.5, तो 5 दूना 10, 10 में 1.5 से गुणा करेंगे तो वही 15 हो जाएगा। 150 होगा, लेकिन एक स्थान पे दशमलव भी लगेगा तो 1 जीरो के हट जाएगा। तो घन या मीटर क्यूब, तो चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए आप लिखिएगा यहाँ पे हौज में पानी की मात्रा बराबर 15 गुणे 1000 लीटर, 1000 तो 15000 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। यही तो पूछा हुआ था कि हौज में कितना लीटर पानी भरा है, तो उस हौज में 15000 लीटर पानी भरा है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, जिससे कि हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए और 2023 से 16 तक मैंने करवा ही दिया है। तो आपका कंप्लीट हो गया 16 से 25 तक। इस सब का PDF 25 का भी और 16 से लेकर 23 का भी, सबका सभी सब्जेक्ट का PDF आप इसको स्कैन करके दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।